हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री पथ की एक और कक्षा में। और हम आज बात करेंगे हार्डर के बारे में। हमने इतिहास दर्शन की पिछली कक्षा में विको के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करने वाले हैं हार्डर के बारे में। हार्डर एक जर्मन दार्शनिक थे, एक चिंतक थे, एक आलोचक थे। और उनका क्या इतिहास दर्शन था, उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, उन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा है, वो सब पढ़ेंगे हम आज इसी क्लास में। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास दर्शन, और इतिहास दर्शन में हमने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का परिचय शुरू किया था। उसमें हमने विको को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे हार्डर को। हार्डर एक जर्मन दार्शनिक थे, चिंतक थे, आलोचक थे। आलोचक का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की आलोचना करना, हर बात पर आलोचना करना। आलोचक का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एक एक वस्तु के सभी पक्षों का अच्छे से अध्ययन करता है, उन सभी पक्षों का अच्छे से अध्ययन करने के बाद में उसमें क्या सही है क्या गलत है वो बताता है, तो उसको आलोचक कहा जाता है। आलोचक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आलोचना करना। एक आलोचक वो होता है जो सभी पक्षों का अध्ययन करता है और उसके बाद में एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। और ये फिलोसोफर भी थे, बिकॉज हम इनको इतिहास दर्शन में पढ़ रहे, तो ये दार्शनिक भी थे और ये चिंतक भी थे। और जिस देश से इनका संबंध था वो था जर्मन, इसलिए हम इनको जर्मनी जर्मनी के दार्शनिक, चिंतक और आलोचक भी कहते हैं। तो ये लिख लेते हैं पहला पॉइंट, जर्मन आलोचक, दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, जो दर्शन के बारे में सोचता है, एवं चिंतक यानी कि थिंकर। थिंकर, ओवर थिंकर नहीं। एक ओवर थिंकर होता है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये सिर्फ थिंकर थे, ये उन्हीं चीजों के बारे में सोचते थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। तो अभी बात करते हैं इनके इतिहास दर्शन के बारे में। सीधे मेन पॉइंट में आते हैं और बात करते हैं इतिहास दर्शन कि इन्होंने इतिहास दर्शन के बारे में क्या क्या बोला है और कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके इतिहास दर्शन से। पहला जो पॉइंट आता है इनका, हर्डर स्वच्छंदतावादी थे, यानी कि रोमांटिसिज्म एक जो फिलोसॉफी होती है उसको फॉलो करने वाले थे। अब ये क्या होता है, स्वच्छंदतावाद क्या होता है, रोमांटिसिज्म क्या होता है? तो रोमांटिसिज्म एक ऐसी विचारधारा है, स्वच्छंदतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें तर्क की बजाय भावना, कल्पना, स्वतंत्रता और प्रकृति पर ज्यादा बल दिया जाता है। एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हर बात का अनुमान तर्क से नहीं लगाया जाता है, हर चीज के बीच में तर्क को नहीं लाया जाता है। इसमें भावनाओं को महसूस किया जाता है, इनमें इनमें कल्पनाएं की जाती है और इनमें प्रकृति का चिंतन किया जाता है और इसमें फ्रीडम की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें तर्क के ऊपर बल ना देके कल्पना पर बल दिया जाता है, भावना यानी कि जो इमोशंस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, उन पे बल दिया जाता है और इसमें फ्रीडम पे बल दिया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है और वो प्राकृतिक चिंतन करता है। तो इस तरीके के हम जो विचारधारा होती है उसको कहते हैं स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म। तो पहली बात है, हर्डर एक स्वच्छंदतावादी दार्शनिक थे, चिंतक थे। पहली बात आपको ये याद रखनी है। तो हम ये लिखते हैं रोमांटिसिज्म, उसके बाद में पढ़ते हैं इसमें और क्या क्या है। एक ना हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि ये रूसो और कांट से प्रभावित है। रूसो भी बहुत बड़े स्वच्छंदतावादी थे और ये कांट से भी काफी प्रभावित है, रूसो व कांट से प्रभावित। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने पहला पॉइंट बोला, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंद स्वच्छंदतावाद, नाम भी ऐसा है ना कि लिखा नहीं जाता अच्छे से। स्वच्छंदतावाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म हम अक्सर मूवीज के जब जॉनरास पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ये रोमांटिक मूवी है, तो वो रोमांटिसिज्म, ये इसी रोमांटिसिज्म से वो रोमांटिक बना है, यानी कि जहाँ पे फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जहाँ पर ये नहीं होता है कि इसमें ये लॉजिक नहीं है, इसमें ये लॉजिक नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा इमेजिनेशन होती है, वहां पे फीलिंग्स होती है, वहां पर इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो उसी को बोलते हैं रोमांटिसिज्म और स्वच्छंदतावाद हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं पहला पॉइंट, हार्डर स्वच्छंदतावादी थे। स्वच्छंदतावादी
स्वच्छंदतावादी थे। ठीक है, पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। और स्वच्छंदतावाद होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि जहां पर तर्क की बजाय कल्पना, भावना, चिंतन और प्राकृतिक चिंतन पर जोर दिया जाता है, उसको स्वच्छंदतावाद कहते हैं। जिस पर बस इसमें एक ही बात आपको याद रखनी है कि लॉजिक पे इतना फोकस नहीं होता है इसमें, जितना कि इमोशंस पे होता है। अब आपके इमोशंस है, भले वो लॉजिकल हो या ना, वो मैटर नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि आपके इमोशंस है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी कल्पना है, और एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे नहीं चलनी चाहिए कि इसमें लॉजिकल क्या है, इलॉजिकल क्या है। अगर ऐसा होगा तो फिर आप खुद कितने बोरिंग हो जाओगे, पूरी हिस्ट्री कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो हार्डर ने कहा कि जो एक इंसान है, एक मानव है, उसको इतना ज्यादा तर्क पे फोकस नहीं करना चाहिए। उसको अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, प्राकृतिक चिंतन को और अपनी जो कल्पना है, इमेजिनेशन को, इनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उनको अच्छे से अनुभूत करना चाहिए, उनको अच्छे से जीना चाहिए। तो ये बात हम इसमें लिख लेते हैं कि ये क्या है कि जब तर्क की बजाय यानी कि लॉजिक की बजाय भावना यानी कि इमोशंस, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन एवं प्राकृतिक चिंतन, यानी कि प्रकृति के बारे में बात करना। प्रकृति मतलब यहाँ पर उस पेड़ पौधे की प्रकृति से तो है ही है, यहाँ पर इसका मतलब ये भी है कि जो इंसान की जो परंपराएं होती है, जो लोक संस्कृति होती है, जो लोक गीत होते हैं, वो जो एक एक प्राकृतिक चीजें होती है, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन चीजों को जीने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो जब तर्क की बजाय भावना, स्वतंत्रता, कल्पना एवं प्राकृतिक चिंतन पर बल दिया जाए जाए तो उसे स्वतंत्रतावाद कहते हैं। स्वतंत्रतावाद कहते हैं। और ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है कि हर्डर भी बहुत ही एक स्वतंत्रतावादी चिंतक थे, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात समझ जानी है। अब बात करते हैं कि इसमें जो रोमांटिसिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है, एक जो विचारधारा है, उसमें हर्डर ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे और वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पहला कॉन्सेप्ट कहलाता है इनका वोल्कगाइस्ट, जिसको मैं लिखूंगा अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जर्मन वर्ड है ना, तो फिर उसको ऐसे बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वोल्कगाइस्ट क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि हर्डर कल्पनाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं, भावनाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं इंसान को कि आप जिंदगी जियो, आप तर्क के बारे में मत सोचो, आपके जो इमोशंस है, आपकी जो इमेजिनेशन है, आप उनको महसूस करो, आप उनको जियो। अगर आप उनको नहीं जियोगे तो फिर आप में और मशीन में फर्क ही क्या रह जाएगा? एक इंसान में और एक मशीन में यही फर्क है ना कि मशीन के अंदर इमोशंस नहीं होते, भावनाएं नहीं होती है, इमेजिनेशन नहीं होता है। एक इंसान के अंदर कुछ भावना होती है, कुछ इमेजिनेशंस होते हैं। तो हर्डर भी वही बोलते थे कि इतना तर्क पे ध्यान ना देके आप अपनी कल्पनाओं पे ध्यान दो, आप अपनी भावनाओं पे ध्यान दो। और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, हर राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक वातावरण अलग अलग है। और उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक वातावरण अलग होने के द्वारा उनका जो इतिहास है वो भी अलग है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति और भौगोलिक परिस्थितियों का इतिहास पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी देश की भौगोलिक परिस्थिति अलग है तो उस देश का इतिहास दूसरे देश से अलग होगा। इसीलिए सभी संसार में अलग अलग देशों का अलग अलग इतिहास है। और अगर आपको उस इतिहास को समझना है, अगर आपको किसी भी देश का इतिहास को समझना है, तो आपको वहां पर जो वहां की लोक संस्कृति है, वहां की जो लोक गाथाएं हैं, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां के जो रीति रिवाज है, वहां पे जो आम जन की सारी की सारी घटनाएं हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा। और उन्हीं को हर्डर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहा था वोल्कगाइस्ट, यानी कि जो किसी भी देश की जो आम जनता होती है, आम जनता है, जो जो लोक गाथाएं बताती है, जिन जिन लोक परंपराओं का पालन करती है, जिन जिन रीति रिवाजों का पालन करती है, जिस प्रकार की भाषा बोलती है, जब आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको उस समाज की, उस सभ्यता की जितनी भी संस्कृति है, इतिहास है, उसका पता चल जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा है वोल्कगाइस्ट, जो कि मैं लिख रहा हूं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। VOLKGEIST, ये जर्मन वर्ड है। इसको हिंदी में लिखते हैं वोल्क, मतलब ये भी जर्मन में लिखते हैं, लेकिन मैं हिंदी में से लिख रहा हूं गाइस्ट, जिसे कुछ लोग
वॉल का गेस्ट भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल वर्ड है वोल्क गेस्ट या वोल्क गाइस्ट आप बोल सकते हो। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्र की आम जनता इतिहास का मुख्य बिंदु है, इतिहास एवं राष्ट्र की गरिमा का मुख्य बिंदु है। अब हाइडर ने राजाओं पे इतना फोकस नहीं किया है, उनकी राजनीतिक विजयों पे इतना फोकस नहीं किया, हाइडर ने फोकस किया आम जनता पर। तो राष्ट्र की आम जनता इतिहास एवं राष्ट्र की गरिमा का मुख्य बिंदु है। पहली बात, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि इस आम जन के इतिहास, इस आमजन के इतिहास जिसको हम लिख सकते हैं राष्ट्र के इतिहास, को जानने हेतु, आम जन में प्रचलित लोक गाथाओं, यानी कि जो लिजेंड्स होते हैं, लिजेंड्स मतलब कि वो लिजेंड्स नहीं कि महान व्यक्ति, लिजेंड्स का मतलब होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में कुछ ऐसी कथाएं प्रचलित होती है उस क्षेत्र की, जिनको हम बोलते हैं लिजेंड्स। ऐसी बहुत सारी कहानियां होती है जो एक स्थान विशेष में प्रचलित होती है और उन्हीं कहानियों को हम कहते हैं लिजेंड्स। और उन्हीं कहानियों का कुछ ना कुछ इतिहास होता है और वही इतिहास हमें उस समय की जो परंपराएं होती है, उस समय का जो मानव का जो दिमाग होता है उसको समझने में मदद करता है। तो इसलिए हार्डर ने यह कहा था कि आम जनता की जो लोक गाथाएं होती है, जो कहानियां होती है, जो परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो भाषाएं होती है, जो उनकी बोलचाल की जो शैली होती है, जीवन शैली होती है, आप उनका अध्ययन करो। जब आप उनका अध्ययन करोगे तो आपको इतिहास भी समझ में आ जाएगा। और लोक इतिहास की यही आम संस्कृति, ये जो लोक गाथा है, लोक परंपराएं हैं, इसी को हार्डर ने वोल्क गाइस्ट कहा है। इतिहास राष्ट्र के इतिहास के आम जनता में प्रचलित लोक गाथाओं, लोक गाथाओं, लोक गीतों, परंपराओं, परंपराओं, अरे यार, परंपराओं, गर्मी में ना भाई इंसान लिखना भूल जाता है कसम से। लोकगीतों, परंपराओं, रीति रिवाजों का अध्ययन करना चाहिए। यही आमजन राष्ट्रीयता का आधार है, जो हमने लिखा है। राष्ट्र की आम जनता इतिहास एवं राष्ट्र की गरिमा का मुख्य बिंदु है। इस आम जन के इतिहास या राष्ट्र के इतिहास को जानने हेतु आम जन में प्रचलित लोक गाथाओं, लोक गीतों, परंपराओं, रीति रिवाजों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें आप भाषा भी ऐड कर सकते हो, भाषा ऐड करनी ही है, भाषा, लोक गीतों, परंपराओं, रीति रिवाजों का अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं आम जन की जो संस्कृति है को हर्डर ने वोल्क गाइस्ट, वोल्क गाइस्ट कहा है। ठीक है, राष्ट्र की आम जनता इतिहास एवं राष्ट्र की गरिमा का मुख्य बिंदु है। हर्डर कहते हैं कि किसी भी देश का मुख्य बिंदु वहां के शासकों की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, जो राजनीति है, वो नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र की मुख्य बिंदु, उस राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य बिंदु, राष्ट्रीयता का मुख्य बिंदु वहां की आम जनता है। आम जनता के अंदर जो लोक गाथाएं प्रचलित है, जो परंपराएं प्रचलित है, जो रीति रिवाज प्रचलित है, उनकी जो बोलचाल की भाषा है,
और किस तरीके से उनकी जीवन शैली चलती है, वो ही राष्ट्र की मुख्य बिंदु है। और उसी को हर्डर ने वोल्कगाइस्ट कहा है कि अगर आपको इतिहास समझना है तो आपको उस समय की ये जो वोल्कगाइस्ट है उसको समझना पड़ेगा, उस समय के स्थानीय परंपराओं को समझना पड़ेगा, भाषा रीति रिवाजों को समझना पड़ेगा, तभी आपको उस समय की मानव की समझ विकसित होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसको हमने कहा है वोल्कगाइस्ट। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है इन फू लंग। हिंदी में लिखो तो इन फू लंग, इन फू लंग। अब ये क्या है? तो हमने भी बोला कि हर्डर ने वोल्कगाइस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उसने कहा था कि आप आम जनता की जो परंपराएं हैं, जो लोक गाथाएं हैं, जो लोकगीत हैं, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो बोलचाल की भाषा है, जो काम करने का तरीका है, उस समय की संस्कृति, आप उसको समझो। इसके लिए उन्होंने जिस वर्ड का यूज किया था उसे कहते हैं वोल्कगाइस्ट। और जो इन फुल लंग है, इसमें हर्डर ने कहा था कि अगर आपको किसी भी समय का इतिहास को समझना है तो आपको उस समय के इतिहास को अनुभूत करना पड़ेगा, उस समय के इतिहास को जीना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि अगर मुझे मौर्य काल का इतिहास समझना है तो मैं उस इतिहास को मुझे उस समय के अनुसार देखना पड़ेगा, ना कि आज के समय के अनुसार। मुझे आज के समय की सारी चीजें, सारे सोच, सारे विचार, सारे लॉजिक को साइड में रख के मुझे खुद को उस जगह पे पाना पड़ेगा, जैसे कि मैं मौर्य काल में हूं, कि उस समय संस्कृति क्या थी, परंपराएं क्या थी, लोक व्यवहार क्या थे, संस्कृति कैसी थी, समाज कैसा था, सबका स्वरूप कैसा था, सोचने का तरीका कैसा था। तो इतिहास को समझने के लिए आपको उस समय के जो इतिहास है वहां पे आपको उस इतिहास को जीना पड़ेगा, उस इतिहास को अनुभूत करना पड़ेगा। तो उस इतिहास के प्रति आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी, और इसी सहानुभूति को, इसी इतिहास को जीने को हर्डर ने हर्डर हर्डर ने इनफुलंग कहा है। मैं लैंग्वेज लिख लेता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इतिहास इतिहास एवं अतीत को जानने हेतु उस समय को जीना एवं अनुभूत करना। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। हमने जो ये वोल्कगाइस्ट पढ़ा है, इसमें हम ये कहते हैं कि आम जन के इतिहास को ही राष्ट्र का मुख्य बिंदु माना, जिसमें आम जन में लोक गाथाएं, जो लोकगीत, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, आपको उनका अध्ययन करना चाहिए। जब आप उनका अध्ययन करोगे तो आप उस समय के इतिहास को समझ जाओगे, और जब आप इनका अध्ययन करोगे तो आपको इन सब का अध्ययन करने के लिए, उस समय के इतिहास को जानने के लिए, अतीत को जानने के लिए आपको उस समय को जीना पड़ेगा, अनुभूत करना पड़ेगा कि उस समय के लोग कैसे थे। ऐसे माइंड में कल्पना करनी पड़ेगी, आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि अगर मैं मौर्य काल के बारे में सोच रहा हूँ तो मौर्य काल का समाज कैसा था, वहां की इमारतें कैसी थी, वहां की सड़कें कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी रीति रिवाज कैसे थे, उनकी परंपराएं कैसी थी। जब आप इन सब चीजों को अच्छे से समझोगे तो आपको उस समय का इतिहास भी समझ में आ जाएगा, और उस समय के इतिहास को जानने के लिए, उस समय के इतिहास को अनुभूत करना, उस समय के इतिहास की कल्पना करना को ही हार्डर ने इनफुलंग कहा है। और वोल्कगाइस्ट उस समय के रीति रिवाज, जो आम जन की लोक गाथा है, उनको है इन्होंने वोल्कगाइस्ट कहा है। इसमें एक दो पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसमें लिख सकते हैं कि इतिहास एवं अतीत को जानने हैं तो उस समय को जीना एवं अनुभूत करना। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इतिहास को सहानुभूति सहानुभूति कि आपको ज्यादा हार्श नहीं होना है। जिस भी समय के आपका इतिहास को अध्ययन करना है, जिस भी काल का अध्ययन करना है, आपको उसके प्रति सहानुभूति रखनी है। उसके ऊपर आपको ज्यादा हार्श नहीं होना है, उसके बारे में आपको माइंड में नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखना है। आपको उस समय के इतिहास के प्रति सहानुभूति रखनी पड़ेगी। उस सहानुभूति को रखने के बाद में आप उस इतिहास का अध्ययन अच्छे से कर पाओगे, निष्पक्षता से कर पाओगे, और आपको वहां की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो इतिहास को सहानुभूति के द्वारा जानना व अतीत की कल्पना
करना, यानी स्वयं को उस समय में ले जाना जिसका अध्ययन करना है। और यही कॉन्सेप्ट इनफुलंग कहलाता है। और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो स्वतंत्रतावाद से डायरेक्टली प्रभावित है, क्योंकि हमने बोला कि स्वतंत्रतावाद में भावनाओं को महत्व दिया जाता है, कल्पनाओं को महत्व दिया जाता है, प्राकृतिक चिंतन को महत्व दिया जाता है। तो उसमें भी यही बातें हैं। अगर आप देखोगे इसमें वोल्फगाइस्ट को भी, तो जो लोक गाथाएं होती है, जो लोक गीत होते हैं, जो परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, ये सब भी क्या है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस ही तो है ना। हम गाना गाते हैं, हम नाचते हैं, तो वहां पे हम लॉजिक से तो नहीं नाचते कि अगर कोई इंसान नाचता है शादी में कहीं पर भी, तो वो उस इमोशंस को फील करना चाहता है, उस समय की जो खुशी होती है, उस समय का जो वातावरण है उसको फील करना चाहता है, ना कि लॉजिक को देखेगा कि यहाँ पे मैं नाच रहा हूँ तो चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसको फर्क नहीं पड़ता उस समय। जब हम गीत गाते हैं कहीं पर भी, तो हमारा मूड अच्छा होता है, हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, हम अलग अलग प्रकार के इमोशंस फील कर रहे होते हैं, तो हम गीत गाते हैं। हम लॉजिक के ऊपर बेस के तो गीत नहीं गाते ना, कि अगर मैं गीत गा रहा हूँ तो मेरे आसपास वाले क्या सोचेंगे, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मैं गीत गा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त की शादी है, मेरे दोस्त का कोई फंक्शन है, और या फिर मेरे लाइफ में कुछ चीजें अच्छी हो रही है तो मैं नाचूंगा। तो इसमें ये क्या है, ये इमोशंस ही तो है ना, ये लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे आप नाचोगे तो आप अगर हर बात पे ये सोचने लगोगे लॉजिक तर्क क्या है, मैं नाचूंगा तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, मैं गाऊंगा तो मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, मैं उसको ये बोलूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो जब लॉजिक को साइड में रख के, जब अपने अंदर के इमोशंस को, अपने अंदर की इमेजिनेशंस को पूरा का पूरा बाहर आने देते हो, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, तो उन्हीं को कहते हैं रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म में ही ये सब बातें आती हैं, जो लोक गाथा है, जो लोकगीत है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो भाषा है, जो जीवन शैली है, ये सब भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसी एक भावना से, कल्पना से संबंधित है। और इसी को हार्डर ने कहा है वोल्फगाइस्ट, और यानी कि राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्रीयता का संबंध उस समय की आम जनता से है। आम जनता ही उस राष्ट्र की गरिमा का मुख्य बिंदु है, ना कि राजा और राजनीतिक उपलब्धियां। दूसरा, हेडर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था इनफुलंग का, जिसमें उसने कहा था कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो आपको स्वयं को जिस इतिहास का अध्ययन करना है, जिस समय का अध्ययन करना है, उस समय के इतिहास में लेके जाना पड़ेगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि मैं, अब जैसे अगर मौर्य काल का अध्ययन करना है तो मैं मौर्य काल में ही हूं, मैं वर्तमान के भारत में नहीं हूं, मैं मौर्यकालीन भारत में हूं। तो मुझे मौर्य काल का अध्ययन मौर्य काल के समय के अनुसार करना है, मुझे ना आज के समय के अनुसार मुझे नहीं करना है, मुझे उस समय के अनुसार करना है कि उस समय की स्थिति कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, और उस समय के विचार कैसे थे, संस्कृति कैसी थी, और उस समय के विचारों संस्कृतियों से लोग किस तरीके से व्यवहार करते थे, मुझे वो समझना है। और मुझे उसको उस समय के दृष्टिकोण के अनुसार ही समझना है। और उसको समझने के लिए मुझे स्वयं को उस समय के इतिहास को जीना पड़ेगा, उस समय के इतिहास को अपने रोम रोम में बसाना पड़ेगा, तभी मैं उस प्रकार उस समय के इतिहास को समझ पाऊंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हार्डर ने कहा है इनफुलंग। ठीक है, तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, हार्डर का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, तो युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण। युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण यानी युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण मतलब कि किसी भी युग का, किसी भी समय के इतिहास का अध्ययन करने के लिए आपको उस समय के समय परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी भी समय के इतिहास का अध्ययन करना है तो आपको उस समय का चश्मा लगाना पड़ेगा। यानी कि आज के समय को सोच के आप आज से 500 साल पहले के इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके इतिहास में बहुत सारी विकृत चीजें आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएगी जो सत्य नहीं होगी, क्योंकि हर समय की काल और परिस्थिति बहुत बहुत ज्यादा अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, हम बात करते हैं आधुनिक काल की, जब हम बात करते हैं प्राचीन काल की, उस समय कैसी परिस्थितियां रही थी, उस समय कैसे विचार रहे थे, उस समय लोगों का सोचना कैसा था, उन सब चीजों के द्वारा ही उस समय का इतिहास बना है, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। तो हर समय काल का अलग अलग इतिहास रहा है, अलग अलग परिस्थितियां रही है, अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं, और उन्हीं दृष्टिकोण ने उस समय के इतिहास को जन्म दिया है। तो आपको किसी भी समय के इतिहास का अध्ययन करने के लिए उस समय के दृष्टिकोण को माइंड में रखना चाहिए, ना कि आज के दृष्टिकोण को। उस समय के इतिहास को जानना, उस समय के दृष्टिकोण को जानना और उसके बाद में उस समय के इतिहास का अध्ययन करना, यही युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण कहलाता है। यानी कि आप जिस भी युग का अध्ययन कर रहे हो, जिस भी युग के इतिहास का अध्ययन कर रहे हो,
तो आपको वह अध्ययन उस समय के अनुसार करना है, ना कि आज के समय के अनुसार। तो यहां पे लिख लेते हो इतिहास या युग, इसको भी इतिहास से बोलते हैं, युग को ऐसे, का अध्ययन, वर्तमान दृष्टिकोण से नहीं करना, बल्कि उस समय के दृष्टिकोण से करना। इतिहास एवं युग का अध्ययन वर्तमान दृष्टिकोण से नहीं करना, बल्कि उस समय के दृष्टिकोण से करना कि उस समय कैसी परंपराएं प्रचलित थी, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। हम अगर अतीत को वर्तमान से जोड़ के देखेंगे ना, अगर आज मैं किसी चीज को, जो मेरी आज की परिस्थितियां हैं, जैसा आज का भारत है, और उस समय की जो मेरी थिंकिंग है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, अगर मैं उसको माइंड में रख के अगर अतीत का अध्ययन करूंगा, तो सीधी सी बात है, मेरे इतिहास में, मेरे अध्ययन में निष्पक्षता नहीं आएगी। और जब निष्पक्षता नहीं आएगी तो मेरा इतिहास बहुत ही विकृत हो जाएगा, जो किसी का काम का नहीं होगा, जिससे किसी को भी कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो हमें अगर किसी इतिहास का अध्ययन करना है, किसी युग का अध्ययन करता है, तो हमें उस समय के दृष्टिकोण को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, उस समय की परिस्थितियों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, उस समय के लोक विचारों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ना कि आज की परिस्थितियों को, ना कि आज की परिस्थितियों को, ना कि आज के लोक विचारों को। इसीलिए जो हार्डर का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, उसका जो इतिहास दर्शन था, वो युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण था। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट हमने समझ लिए हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। कहाँ लिखे नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ लिखे भैया, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ लिखे, यहीं पे लिख लेते हैं ना। ऐसे आप इसमें पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट था इसमें स्वतंत्रवाद में, ये 2 था, और ये 3 नंबर पॉइंट था। तो हमारा स्वतंत्रवाद का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, जिसमें हमने वोल्कगाइज्ड इन्फ्लुएंस और युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के, जातीय व ऐतिहासिक अंग। जातीय व ऐतिहासिक अंग यानी कि रेशियल एंड हिस्टोरिकल ऑर्गन्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने बात की थी कि जो हर्डर है वो इतिहास में प्राकृतिक जो परिस्थितियां होती है, जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है, उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, तो हम जब ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन एक बहुत ही बड़ी एक महाशक्ति थी, उसको कोई भी देश हरा नहीं सकता था। उसका एक रीजन था, क्योंकि ब्रिटेन के चारों तरफ समुद्र है, और उस समय जो ब्रिटेन की जो नेवी पावर थी, यानी कि जो नाविक क्षमता थी, वो ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ थी। यानी कि आप ब्रिटेन को समुद्र में पराजित नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ब्रिटेन जाना है, तो आपको समुद्र से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन के चारों तरफ समुद्र है। और उस समय की किसी की भी देश की नाविक क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ब्रिटेन को जल में पराजित कर सके, यानी कि वाटर में पराजित कर सके, समुद्र में पराजित कर सके। इसलिए ब्रिटेन उस समय पराजित हुआ ही नहीं। ब्रिटेन जाता, दूसरे देशों पर आक्रमण करता, उन लोगों को पराजित करता, और जब दूसरे देश आक्रमण करने के लिए जाते, तो उनको जाना तो समुद्र से ही पड़ेगा। और जो ब्रिटेन की जो नेवी पावर थी, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो वो कभी हार ही नहीं पाया। इसीलिए वो इतना ज्यादा सुपर पावर था, इसीलिए वो इतने देशों पर अधिकार कर पाया, इसलिए वो इतना ज्यादा उपनिवेश बना पाया, इसलिए उसको लोग पराजित नहीं कर पाए। क्योंकि एरोप्लेन जो आविष्कार हुआ था, जो एयरफोर्स होते हैं, उसका आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, 1920-30 के बाद में हुआ है, लेकिन उस समय तो थी नहीं। अगर हम बात करें तो उस समय युद्ध का एक ही माध्यम था, जो कि स्थानीय मार्ग था या जल मार्ग था। स्थानीय मार्ग था ही नहीं ब्रिटेन में, ब्रिटेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। तो जिस किसको भी ब्रिटेन पर आक्रमण करना है, तो उसको पानी से जाना पड़ेगा, और पानी में ब्रिटेन को हरा ही नहीं सकते हो। इसीलिए उस समय की ब्रिटेन की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उस भौगोलिक परिस्थिति ने ब्रिटेन के इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और यही बात हर्डर ने बोली है कि किसी भी देश का इतिहास उस समय
उस देश की भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और उसी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, क्योंकि हर एक देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, इसीलिए हर देश का इतिहास भी अलग अलग है। और हर एक देश का इतिहास में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं अलग अलग है, इसलिए हर हर जगह के लोग भी अलग अलग है, हर जगह की जाति भी अलग अलग है, तो हर जगह की जो नस्ल है वो भी अलग अलग है। तो यही था उनका जाति अंग का कॉन्सेप्ट की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वातावरण अलग है, प्राकृतिक वातावरण अलग है, वहां पे जो उनका इतिहास का निर्माण हो रहा है वो भी अलग होगा बाकी देशों से, क्योंकि बाकी देशों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। और वहां की जो जो नस्ल होगी, यानी कि जैसे हमारी हिंदुस्तान की जो नस्ल है, नस्ल का मतलब है कि वहां के लोगों की संरचना कैसी है, लोग कैसे हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो उसका रंग सीधी सी बात है बहुत ज्यादा गोरा होगा, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर एक वो पावर होगी कि वो क्या बोलते हैं उसको, हट्टा कट्टा होगा, क्योंकि आपको ठंड को अनुकूलन करने के लिए आपकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर कोई गर्म देश से आता है तो उसका रंग ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्लैक हो सकता है, काला हो सकता है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे उसका रंग भी काला होगा। तो हर एक भौगोलिक परिस्थिति से हर एक व्यक्ति की जो नस्ल होती है, जो जाति नस्ल होती है, वो भी अलग अलग होती है। ब्रिटेन के लोग गोरे हैं, यूरोप के लोग गोरे हैं क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ठंडा है। हमारे इंडिया के लोग इतने गेरुआ रंग के हैं क्योंकि ना ठंडा है ना गर्म है, कभी ठंडा तो कभी गर्म है। और हम देखते हैं अफ्रीका के लोग काफी काले क्योंकि वहां पे जो एनवायरमेंट है वो काफी गर्म है। तो वही बात है कि भौगोलिक परिस्थितियों से हर एक देश की जो जातीय नस्ल है, हर एक देश की जो नस्ल है वो भी अलग अलग होती है। और यही नस्ल अलग अलग होती है, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, इसीलिए उनका इतिहास अलग अलग होता है। और इसी जातीय अंग से उनके ऐतिहासिक अंग बनते हैं, जिससे उनके इतिहास का निर्माण होता है। तो मैं ये बात लिख लेता हूं। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। अब इससे क्या होगा, इतिहास भी अलग अलग हो सकता, इतिहास भी इसीलिए सभी देशों का अलग अलग, वरना तो सभी देशों का समान ही इतिहास होता है ना। इतिहास भी इसलिए अलग अलग, और इससे दो बातें हैं। पहली बात, अलग भौगोलिक अलग भौगोलिक परिस्थितियां, और इससे जातीय अंग का निर्माण होता है। हर एक देश के भौगोलिक जो वातावरण है वो अलग अलग है, इसीलिए हर देश के लोगों का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी अलग अलग है। हर आप देखोगे संपूर्ण विश्व में कितने प्रकार के लोग दिखते हैं हमको, चाइना के अलग दिखते हैं, नेपाल के अलग दिखते हैं, भारत के अलग दिखते हैं, यूरोप के अलग दिखते हैं, अफ्रीका के अलग दिखते हैं। तो इसका कारण यही है कि उस समय वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग है, और उसी से उनकी भौगोलिक परिस्थिति यानी कि जातीय परिस्थिति, यहाँ पे जाति का मतलब कोई कास्ट से नहीं है, यहाँ पे जाति का मतलब नस्ल से है, रेस से है, यानी कि एक एक इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उससे है। और उससे किससे प्रभावित होती है ये चीज, तो भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो अलग भौगोलिक परिस्थिति होती है, अलग जातीय अंग होते हैं, और यही इसी को कहा है हर्डर ने रेशियल ऑर्गन। ठीक है। दूसरा, ये जो जातीय अंग होते हैं ना, इसी से उत्पन्न होता है ऐतिहासिक अंग यानी कि हिस्टोरिकल ऑर्गन। यानी कि अलग भौगोलिक परिस्थितियां, जिससे अलग शारीरिक संरचना, जातीय अंग, और अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अलग जातीय संरचना के कारण, उनके शारीरिक बनावट के कारण उनका जो इतिहास है, जिससे इतिहास का निर्माण होता है, जिन ऐतिहासिक अंगों का निर्माण होता है वो भी अलग अलग होता है। और जिससे इतिहास का निर्माण होता है उसको हार्डर ने कहा है ऐतिहासिक अंग। यानी कि शारीरिक संरचना जो होती है वो सब देशों की अलग अलग होती है, उसको तो कहा है जातीय अंग, रेशियल ऑर्गन। और फिर कहा है कि इसीलिए क्योंकि हर देश की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, हर देश के जो व्यक्तियों की जो जातीय संरचना है, जो नस्ल है वो अलग अलग है, और अलग अलग नस्ल से ही अलग अलग इतिहास बनता है, इसलिए सभी देशों का इतिहास अलग अलग है। और हर एक जो रेशियल ऑर्गन होता है, जो जातीय अंग होता है, उससे अलग अलग प्रकार का इतिहास बनता है। और जिससे इतिहास बनता है, जिन वस्तुओं से इतिहास बनता है, जिस तरीके से इतिहास का विकास होता है, उसी को हर्डर ने कहा है रेशियल ऑर्गन के साथ में हिस्टोरिकल ऑर्गन यानी कि ऐतिहासिक अंग। तो जातीय अंग से बनते हैं, जातीय अंग से
जातीय अंग से ऐतिहासिक अंग बनते हैं और इससे होता है इतिहास का निर्माण। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब किसी देश की जो भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग होती है तो उस समय के जो मानव की जो नस्ल होगी वो भी अलग अलग होगी, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होगी, उनकी संस्कृति अलग अलग होगी, उनको चीजों को देखने का समझने का तरीका अलग अलग होता होगा, उनका सोचने का तरीका अलग होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो मानसिक जो स्थिति होती है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है, उसका सीधा सा निर्माण वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो जब जब भौगोलिक परिस्थितियां अलग, जब हर एक इंसान की नस्ल अलग होगी, हर एक देश के इंसान की नस्ल अलग होगी, उनके सोचने का तरीका अलग होगा, संस्कृति अलग होगी, सभ्यता अलग होगी, सब चीजें जब अलग होगी तो इतिहास भी अलग अलग होगा। और इसी इतिहास का जब निर्माण होता है तो उसी को उन्होंने कहा है हिस्टोरिकल ऑर्गन, जिसको आप इतिहास की गति समझ सकते हो कि जातीय अंगों से ऐतिहासिक अंग बनते हैं, यानी कि वही जातीय लोग इतिहास का निर्माण करते हैं। तो जातीय अंगों को उन्होंने बोल दिया रेशियल ऑर्गन, और जिससे इतिहास का निर्माण होता है उसको उन्होंने बोल दिया हिस्टोरिकल ऑर्गन। तो ये हमने हाइडर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्वतंत्रतावाद को देख लिया है, वोल्फगाइस्ट को देख लिया है, इनफुल अंग को देख लिया है, युग सापेक्षवादी दृष्टिकोण को देख लिया है, और जातीय अंग व ऐतिहासिक अंग को देख लिया है। ये आप देखिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और हाइडर को इस टॉपिक को एंड करते हैं। आप देखिए, मैं बोर्ड डस्टर से मिटाता हूँ, डस्टर कहाँ पे पड़ा है। एक बार आप देख लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पानी पी लेता हूँ भाई। पता नहीं गर्मी है उससे ये सब हो रहा है, किससे हो रहा है मेरे को नहीं पता। जो हमने इससे पहले पढ़ा था, तो मैं साफ करने के लिए डस्टर को लेने के लिए गया, मैंने पानी पिया, तो मैंने माइक माइक को म्यूट कर दिया ताकि आपको फालतू की आवाज ना आए। तो मैं भूल गया माइक को अनम्यूट भी करना है, मेरे को लगा मैंने कर लिया है, और मैंने पिछले एक आधे घंटे से यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लिख के पढ़ाया है। तो अभी मेरे को पता चला कि भाई माइक तो म्यूट है, कुछ सुनाई भी नहीं दिया होगा, मैं पता नहीं क्या ही बके जा रहा हूँ। तो क्या ही कर सकते हैं भाई, रियली सॉरी, बट एक बार ना वापस मैं समझाता हूँ चीजों को ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए जो हमने यहाँ पे लिखा है। हमने बात की है हाइडर के इतिहास दर्शन की। इससे पहले जो हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो तो माइक सीधी सी बात है अनम्यूट था, तो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में हमने बात की चौथे पॉइंट की, जिसमें हमने पढ़ा हाइडर का प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धांत, जिसमें हम ये बोलते हैं, हमने पहले एक स्टेटमेंट लिखा जिसमें कहा कि इतिहास एक जीव है। इतिहास जो है वो भी एक जीव है। ऐसा हमने स्टेटमेंट क्यों लिखा? ऐसा हमने स्टेटमेंट लिखा हाइडर के प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत के बेसिस पे, जिसमें हाइडर ने यह कहा है कि जिस प्रकार प्रकृति के विभिन्न घटकों का जन्म, परिपक्व, पराभव व क्षय होता है, उसी प्रकार इतिहास में भी विभिन्न संस्कृति व समाजों का जन्म, परिपक्वता, पराभव व पतन होता है। यानी यानी कि जैसे प्रकृति के जो विभिन्न घटक हैं, पेड़ पौधे हैं, आप देखोगे पहले एक बीज होता है, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर वो वृक्ष बनता है, उसके बाद में उसका पतन हो जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के पशु हो गए, मछलियां हो गई, जिस जो भी जीव है प्रकृति में, उन सब का जन्म होता है, उन सब वो परिपक्वता प्राप्त होती है, उसके बाद में उनका पराभव शुरू होता है, उनके बाद में उनका पतन हो जाता है। उसी प्रकार इतिहास में भी जो समाज है, जो संस्कृति है, उनका भी जन्म होता है, वो भी एक परिपक्वता को प्राप्त करती है। उस परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे उनका पराभव शुरू होता है, और पराभव शुरू होता है, अंत में उस संस्कृति और उस सभ्यता का पतन हो जाता है, और संपूर्ण इतिहास संस्कृति और समाजों का ही इतिहास है। इसी प्रकार जिस प्रकार जीवों का जन्म, पराभव, परिपक्वता, पतन होता है, उसी प्रकार संस्कृति, समाज यानी कि इतिहास का भी जन्म होता है, परिपक्वता प्राप्त होती है, पराभव होता है, पतन होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है, फिर वापस दूसरी जीव घटक का जन्म होता है, दूसरे पेड़ का जन्म होता है, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होती है। उसी प्रकार एक समाज, एक संस्कृति के पतन के बाद में वापस दूसरे समाज, दूसरी संस्कृति का जन्म होता है,
और उससे इतिहास है जो निरंतर चलता रहता है। यानी कि इतिहास एक विकासशील प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्रकृति है, प्रकृति जिस प्रकार से विकासशील है धीरे धीरे अपनी गति में, उसी प्रकार इतिहास भी अपनी एक गति में विकासशील है। उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। जिस प्रकार की स्थिरता और विकास प्रकृति में है, उसी प्रकार की स्थिरता और विकास इतिहास में भी है। जिस प्रकार प्रकृति गतिशील है, प्रकृति विकासशील है, उसी प्रकार इतिहास भी विकासशील है, इतिहास भी गतिशील है। और जिस प्रकार प्रकृति की अपनी गति है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, उसी प्रकार इतिहास भी अपनी गति से चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट था प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धांत के जिस प्रकार प्रकृति के विभिन्न घटकों का जन्म, परिपक्व, पराभाव व क्षय होता है, उसी प्रकार इतिहास में भी विभिन्न संस्कृति व समाजों का जन्म, परिपक्वता, पराभाव व पतन होता है। इसलिए जिस प्रकार प्रकृति धीरे धीरे विकासशील है, उसी प्रकार इतिहास भी गतिशील है तथा इसकी अपनी गति है जिसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। मानव प्रकृति का ही उत्पाद है। अब इसमें ये बोलता है कि जो हम मानव हैं वो हम प्रकृति के ही उत्पाद है। हडर कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो साथ साथ में अपने अगले चरण की तैयारी कर रही है। अगले जो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उसकी प्रिपरेशन वो साथ में कर रही है। और हम जो मानव है वो उसी एक अगले चरण का परिणाम है। यानी कि जो हम जो वर्तमान मानव है, हमारा जो इतिहास चल रहा है, वो हडर कहते हैं कि वो प्रकृति का ही विकास का उत्पाद है। हम उसी एक अगले चरण का परिणाम है। अब हमारे मानव के बाद में एक जिस इतिहास का निर्माण होगा, जिस प्रकार की संस्कृति होगी, वो प्रकृति का अगला चरण होगा। यानी प्रकृति अपने साथ साथ में अपने अगले चरण की तैयारी करती रहती है। और इसीलिए मानव प्रकृति के एक अपने चरण का उत्पाद है, मानव प्रकृति का उत्पाद है। इसी प्रकृति मानव की संस्कृतियां बनती है, समाज बनती है, इतिहास बनता है। और ये अपने आप में गतिशील है, एक गति से चल रहा है, विकासशील है। इसके बाद में ये पूर्णता को प्राप्त होगा, फिर एक नए इतिहास का जन्म होगा, नई समाज, नई संस्कृति का जन्म होगा। हो सकता है उसमें मानव हो ना हो, वो जरूरी बात नहीं है। लेकिन अभी जो है वो मानव का इतिहास चल रहा है और जो मानव है वो प्रकृति का उत्पाद है। और प्रकृति अपने हर साथ अपने अगले चरण की तैयारी करती चलती है। और अब क्योंकि मानव पूर्ण बन चुका है, यानी पहले हम बात करते हैं अपने नॉमेडिक कल्चर की, यानी कि हमारा नॉमेडिक कल्चर कैसा था, हम हंटिंग एंड गैदरिंग जो है सोसाइटी वो पढ़ते हैं। यानी कि हम पहले हंट यानी कि जो धनुष बाण होते थे, जो पत्थर होते थे, उससे शिकार करते थे, हंट करते थे। फिर जो जीव जंतुओं का शिकार करते थे, उनको फिर ऐसे कैसे कच्चा खा जाते थे। हमें उस समय नहीं पता था कि पकाना होता है, हमारे पास में उस प्रकार का माइंड नहीं था, ना हमारी समाज इतना ज्यादा सभ्य था, ना हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा इवॉल्व थी। लेकिन धीरे धीरे हमारा विकास होता गया, मानव का विकास होता गया। और अब धीरे धीरे करके मानव अपने एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां पे उसका पूर्ण विकास हो चुका है, वो अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुका है। और इसीलिए जो वर्तमान का मानव है वो पूर्ण मानव है, वो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह अपना इतिहास लिख रहा है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि मानव प्रकृति का ही उत्पाद है, क्योंकि प्रकृति अपने अगले चरण की तैयारी पहले से ही करती है। मानव अपने आप में पूर्ण हो चुका है, इसलिए वह अपना इतिहास लिख रहा है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखता हूं जिससे ये कॉन्सेप्ट और समझ में हो जाएगा कि इतिहास में इतिहास बराबर समाज एंड संस्कृति। हर एक समाज का निर्माण होता है, हर एक संस्कृति का निर्माण होता है, हर एक समाज संस्कृति का जन्म होता है, उनमें परिपक्वता आती है, फिर एक समय के बाद में उनका पराभव होना शुरू हो जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है, फिर वापस एक नई संस्कृति, एक नए समाज का जन्म होता है। ये प्रोसेस चलती रहती है और यही इतिहास है। हम इतिहास में समाज पढ़ते हैं, संस्कृति पढ़ते हैं, उसके अलावा इतिहास में हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो इतिहास में अगर दो महत्वपूर्ण घटक हैं तो वो समाज है और संस्कृति है। इन्हीं का जन्म, विकास, पतन, पराभव चलता रहता है। जिस प्रकार एक जीव का जन्म, विकास, पराभव और पतन चलता है, इसीलिए हमने ऊपर लिखा है कि इतिहास एक जीव है। ये इसी हर्डर के प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत के बेसिस पे हमने ये बात लिखी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने आधे घंटे तक यहाँ पे हर एक चीज को लिख के एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है, लेकिन माइक म्यूट था। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, माइक म्यूट था। फिर मेरे को बाद में देखा कि माइक म्यूट, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। तो वापस अब जो माइक म्यूट वाला जो वीडियो था ना, वो मैं ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि उसमें फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर आपको क्या ही समझ में आएगा। तो मैं जो हमने आगे 3 पॉइंट पढ़े हैं, उसके बाद में जो भी आगे जिसमें माइक म्यूट था उसको मैं डिलीट कर दूंगा और फिर वापस मैं ये क्लिप ऐड कर दूंगा जिसमें अभी तो अनम्यूट है ना भाई माइक, हाँ अनम्यूट है, तो फिर मैं वापस ये क्लिप ऐड कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ अब भी पूरे की पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ हर एक चीज को। इस पर इसके बाद में हमने प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत के बाद में पढ़ा हमने ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत। अब ये क्या है? अब जैसे हमने पहले पढ़ा था जातीय अंग और ऐतिहासिक अंग, यानी कि हर समय की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक अलग प्रकार की नस्ल बनती है। हर एक देशों
हर एक देश में अलग अलग प्रकार की मानव की नस्ल होती है, अलग अलग प्रकार की मानव की नस्ल होती है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनके संस्कृति अलग होती है, समाज अलग होता है, इसलिए उनका इतिहास भी अलग अलग होता है। ये बात हमने पढ़ी थी। और हर्डर कहते हैं कि हर एक इतिहास में, हर एक युग में, हर एक काल में एक ऐसी जाति होती है जो अन्य जातियों से सर्वश्रेष्ठ होती है, अन्य जातियों से सुपीरियर होती है, और वही जाति उस समय अपना शासन अन्य जातियों पर स्थापित करती है। और ये बात सही भी है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि मौर्य काल में जो एक जाति थी, जो मौर्यन जाति थी, वो सर्वश्रेष्ठ थी, उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। फिर दूसरी जाति सर्वश्रेष्ठ होगी, फिर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। यानी कि हर युग, हर हर एक काल में एक ना एक जाति विशिष्ट होती है, दूसरों से सर्वश्रेष्ठ होती है, सुपीरियर होती है, और वही जाति दूसरी जातियों पर अपना शासन स्थापित करती है। और इसी सिद्धांत को हर्डर ने कहा है ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास काल, विशिष्टता मतलब कि स्पेशल, यानी कि जो जाति अलग होती है। हर एक काल में, हर एक युग में एक जाति विशिष्ट होती है जो दूसरों पर अपना शासन स्थापित करती है। इसी को हर्डर ने कहा है ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत। तो हमने प्राकृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत पढ़ा, सिर्फ जिसमें मैंने लिखा कि प्रत्येक काल युग में एक जाति विशिष्ट होती है एवं दूसरों से श्रेष्ठ होती है, यही विशिष्ट जाति अपना शासन स्थापित करती है। नॉर्मल सी बात है। फिर हमने कुछ पॉइंट लिखे जिसमें हमने ये लिखा कि हर्डर ने भाषा व परंपराओं को समाज की आत्मा कहा है। यानी एक जो समाज है, एक संस्कृति है, उसी से इतिहास बनता है। लेकिन जो समाज और संस्कृति है वो किससे बनती है? तो वो उन्होंने कहा कि भाषा से बनती है, वो उन्होंने कहा कि परंपराओं से बनती है। अगर एक समाज से आप भाषा को निकाल दो, अगर एक समाज से आप परंपराओं, रीति रिवाजों, लोग जो परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, प्रचलन में लोक गाथा है, लोक गीत होते हैं, आप उनको निकाल दो तो समाज में कुछ रहेगा ही नहीं पीछे। फिर समाज में कुछ भी नहीं रहेगा अगर लैंग्वेज नहीं है, परंपराएं नहीं है। तो इसीलिए हर्डर ने यह बात कही कि जो भाषा है, जो परंपराएं हैं, वो समाज की आत्मा है। और फिर दूसरी बात, हर्डर अतीत को गौरवशाली मानते हैं, क्योंकि जो रोमांटिसिज्म वाले जो लोग होते हैं, हर्डर है, रूसो है और हीगल है, ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रतावादी थे, बहुत ही बड़े रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे। तो ये हमेशा वर्तमान से बेहतर मानते हैं अतीत को, कि हमारा जो पास्ट था, हमारा जो अतीत था, उसके जो उस अतीत के जो लोग थे, उसके उस समय की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ना कि वर्तमान की जो संस्कृति है वो इतनी अच्छी है। तो स्वतंत्रतावादी लोग, जिसमें हर्डर भी आते हैं, वो अतीत को गौरवशाली मानते हैं, जो वो अतीत को अच्छा मानते हैं वर्तमान की बजाय। तो ऐसे लोग अतीत को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं वर्तमान के ऊपर। तो हर्डर भी स्वतंत्रतावादी थे, तो हर्डर भी अतीत को गौरवशाली मानते हैं, जिसे हम गोल्डन पास्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि हमारा जो पास्ट था, हमारा जो अतीत था, वो काफी गोल्डन था, काफी अच्छा था। उस समय का समाज, उस समय की संस्कृति काफी अच्छी थी, उस समय के लोग काफी अच्छे थे। लेकिन जो वर्तमान है वो इतना अच्छा नहीं। इसलिए तो हमने रूसों में पढ़ते भी, रूसो बोलते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। तो उसमें उनका मतलब वही होता है कि जो प्रकृति है, जो हमारा अतीत रहा है, उसकी तरफ जाओ। आधुनिक युग में जो वर्तमान की जो एज है, जो वर्तमान युग है, उससे दूर हो जाओ, वापस उस समय की ओर जाओ जब हमारा व्यवहार बहुत सीधा था, सरल था, जब हम चीजें बहुत ईजी थी और इतने ज्यादा क्लिष्ट नहीं था हमारा जीवन। तो हर्डर, हीगल, रूसो जैसे स्वतंत्रवादी जो दार्शनिक है, चिंतक है, वो पास्ट को यानी अतीत को बहुत ज्यादा गौरवशाली मानते हैं। और क्योंकि हर्डर भी एक स्वतंत्रतावादी दार्शनिक है, तो इसलिए वो भी अतीत को गौरवशाली मानते हैं, जिसको हमने नाम दिया है द गोल्डन पास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस यहां तक मैंने लिखा था। इससे जाके अब आगे वापस शुरू करते हैं कि इससे अब और क्या क्या पॉइंट रहे हैं। अब एक और पॉइंट है, हर्डर, हमने बात की कि हर्डर भावनाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, इमोशंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो हर्डर जिस इमोशंस को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं वो है राष्ट्रीयता। यानी कि राष्ट्र में जो आम जनता होती है, उस जनता का अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, जो जन्मभूमि के प्रति एक समर्पण है, जिसको हम नेशनलिटी बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना बोलते हैं, वो भावना सर्वश्रेष्ठ भावना है। तो हर्डर राष्ट्रीयता की भावना को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उसको तवज्जो देते हुए कहते हैं कि यह एक सर्वश्रेष्ठ भावना है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है तो एक तरीके से उसका ना अच्छे से विकास हुआ है और ना वो अपने एक तरीके से अच्छे से जी रहा है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना तो होनी ही चाहिए। तो हर्डर ने राष्ट्रीयता पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। हर्डर हर्डर राष्ट्रीयता
हर्डर राष्ट्रीयता की भावना को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो हर्डर जो है वो राष्ट्रीयता की भावना को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हमने सबसे पहले रोमांटिसिज्म क्या होता है हमने वो पढ़ लिया, क्योंकि हर्डर एक स्वतंत्रवादी थे। उसके बाद में हमने पढ़ा जो वोल्कगाइस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो इनफुलंग का कॉन्सेप्ट क्या था वो पढ़ा। फिर हमने प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने कुछ अन्य तथ्य देखे जिसमें हमने देखा कि हर्डर ने भाषा व परंपराओं को समाज की आत्मा कहा है, और हर्डर ने अतीत को गौरवशाली माना है, और हर्डर राष्ट्रता की भावना को महत्वपूर्ण मानते हैं, और इतिहास का निर्माण समाज और संस्कृति से होता है। ठीक है, और क्या पीछे रहा है हर्डर में, बुक्स हैं वो 2 बुक्स पढ़नी है, उसके अलावा एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ फैक्ट पीछे रहा है तो। ये भी नीचे लिख के लेता है ना, हमने वैसे आगे पढ़ा है लेकिन एक बार लिख लेते हैं। हर्डर के अनुसार हर्डर के अनुसार इतिहास जिसमें आ जाता है मानव, क्योंकि अभी मानव का ही इतिहास चल रहा है, इतिहास एवं प्रकृति समान नियमों से संचालित होते हैं। समान नियमों, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, बस वो लिख लेना आप, समान नियमों से संचालित होते हैं। और ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत में। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्रकृति के घटक होते हैं उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हो गए, जिस प्रकार उनका जन्म होता है, उनका परिपक्व होते हैं, उनका फिर पराभव होना शुरू होता है, एक समय के बाद में उनका पतन हो जाता है। उसी प्रकार इतिहास में भी विभिन्न प्रकार की समाज व संस्कृतियों का जन्म होता है, परिपक्वता होती है, पराभव होता है और फिर पतन हो जाता है। तो जिस प्रकार से प्रकृति जिन नियमों से चल रही है उसी प्रकार से इतिहास भी उसी नियम से चल रहा है। तो हर्डर ने यह कहा कि प्रकृति और इतिहास दोनों समान नियमों से संचालित होते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने यहां पे लिखी है जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत से। और कुछ पीछे रह रहा है, यहाँ पे भी लिख लेता हूं ना मैं ये पॉइंट, और बेटर समझ में आएगा। हर्डर ने इतिहास हर्डर ने इतिहास की तुलना जैविक अंग से की है। ठीक है, ये भी इससे ही रिलेटेड है कि जिस प्रकार एक जैविक अंग पैदा होता है, परिपक्व होता है, पराभव होता है, पतन होता है, उसी प्रकार इतिहास में भी समाज व संस्कृतियों का जन्म, पराभव, परिपक्वता, पराभव, पतन चलता रहता है। तो इतिहास, हर्डर ने इतिहास की तुलना जैविक अंग से की है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत से। तो और कुछ जो हमने लिखा था ना वोल्कगाइस्ट, उसमें वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हर्डर के अनुसार राष्ट्रीयता का आरंभ आम जन से माना जाना चाहिए। ये वही बात है, वोल्कगाइस्ट वाली बात है।
और कुछ भी नहीं है। मैं बस अलग से पॉइंट लिख रहा था कि कुछ चीजें आपके माइंड में है तो वो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब ये जो स्टेटमेंट है वो इससे रिलेटेड है, ये जो स्टेटमेंट है वो भी इससे ही रिलेटेड है। आप ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत के नीचे लिख सकते हो, और जहां पे हमने वोल्कगाइस्ट कॉन्सेप्ट लिखा है वहां पे आप ये लिख सकते हो कि हर्डन ने राजनीतिक जो राजा होते हैं, वंशावलियां होती हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती है, उनको इतना ज्यादा महत्व ना देते हुए उन्होंने महत्व दिया है आमजन को, जिनको उन्होंने कहा है वोल्कगाइस्ट, जिसमें आमजन की भाषा, आमजन के रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं, उनको हम पढ़ते हैं, लोक गीतों को पढ़ते हैं, लोक गाथाओं को पढ़ते हैं, और उसी से इतिहास का निर्माण होता है। तो हर्डर ने जो राष्ट्रीयता का जो मुख्य बिंदु माना है वो इसी आमजन को माना है। उन्होंने कहा है कि इसी आमजन से राष्ट्रीयता का आरंभ माना जाना चाहिए, और इसी को उन्होंने नाम दिया है वोल्क गाइस्ट, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है। तो बस ये कॉन्सेप्ट था हर्डर का जो हमने पढ़ा। अब कुछ बुक्स के नाम है वो लिख लेते हैं, फिर एंड करते हैं चैप्टर हमारा। देख लीजिए एक बार आप, एक बार वापस पानी पी लो, बट इस बार याद करके मैं ना अनम्यूट कर दूंगा माइक को। ठीक है, आई होप कि आपने ये देख लिया होगा पूरा का पूरा। अगर कुछ क्योंकि मैं वीडियोस, मैंने जो स्टार्ट के वीडियोज है उसमें थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं, और थोड़ा जो एंगल है कैमरा का वो भी थोड़ा दूर का है ना, तो हो सकता है उतने क्लियर दिख नहीं होंगे। ऐसे तो दिख रहे हैं अच्छे से क्लियर। अगर कुछ ऐसे नहीं भी दिख रहे हो तो मैं हर एक वर्ड को मैंने बोल के लिखा है, समझा के लिखा है, तो आपको सुनाई देगा ना, तो भी आप अच्छे से लिख पाओगे अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो। और अभी के वीडियोज में तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से कैमरा को सेट करके मैं फॉन्ट भी बड़े बड़े लिखूं, ताकि आपको अच्छे से दिखे भी और फालतू की फ्रेम भी ना आए। क्योंकि बोर्ड को मैंने एक जगह सेट कर लिया तो इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, इसको मैं कहीं पे रख नहीं सकता हूँ, कैमरा को ही बदल सकता हूँ। और ये बेस्ट एंगल है जो अभी मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने सारे एंगल देख लिए यहाँ पे, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और समझाने में तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं, जिसमें हार्डर की जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम लिखते हैं, और उसके बाद में हमारा ये जो हार्डर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हीगल वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ। अब इससे पहले क्योंकि माइक म्यूट पे था तो मुझे नहीं पता कि वो मैंने माइक अनम्यूट होने से पहले बोला है या म्यूट होने से पहले बोला है, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं मेरी इतनी ऑडियंस नहीं है अभी, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला है और मेरे कॉन्टेक्ट में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है कि उनको मैं ये सब चीज़ें रिकमेंड कर सकूं, और ना ही हिस्ट्री के स्टूडेंट मेरे इतने कॉन्टेक्ट में है। बट ये था कि जो ये सब चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी, और कोचिंग्स में अवेलेबल होती है, वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें इतनी अच्छे से समझा ना पाए, बट मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवाऊँ और आपको उपलब्ध हो। अब भले ही मेरे को व्यूज़ ना आए, मेरे को 0 व्यूज़ आए, 1 व्यू आए, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि ये 3 चीज़ें मैं जो मैं लेके चल रहा हूँ, इतिहास, दर्शन और लेखन वाला जो नेट की टर्मिनोलॉजी है वो, और मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, ये 3 चीज़ें मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा। भले ही 1 व्यू आए, 2 व्यू आए, आई डोंट केयर, बट मैंने
खुद से ये प्रॉमिस किया है और मैंने ये सोचा है कि ये 3 चीज़ें तो मैं यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, हर एक अच्छे फैक्ट के साथ में, जो कोचिंग में भी नहीं मिलेंगे, और ये मेरी गारंटी है। अब भले ही अप्रिशिएशन मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, या उतने व्यूज मिले ना मिले, मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं अपना काम करूंगा, बाकी भगवान की मर्जी, और तो क्या। ठीक है। हाँ, अब कुछ इनकी पुस्तकों के नाम लिख लेते हैं। इतिहास दर्शन के ये तो हो गया हमारा। पहली पुस्तक का नाम अनादर, इसको बोलते हैं येट अनादर, और इसको वन मोर भी बोलते हैं। वन मोर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले एक और बुक फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पे लिखी जा चुकी थी, इसलिए इनकी बुक का नाम था अनदर, यानी कि एक और। येट अनदर मतलब कि अभी तक एक और वन मोर यानी कि एक और, यानी कि जो पहले जो बुक आ चुकी है उसके अलावा ये एक और फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पे लिखी गई बुक है, इसलिए इनको नाम दिया था अनदर या वन मोर या फिर येट अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। तो ये पहली पुस्तक थी जो कि 1774 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी है। फिर दूसरी पुस्तक की बात करते हैं। एन आइडिया फॉर दी एन आइडिया फॉर दी अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, येट अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। एक मिनट, हाँ, जस्ट एन आइडिया फॉर दी फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दोनों, अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री और एन आइडिया फॉर द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों हार्डर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और इस पुस्तक के बारे में एक स्टेटमेंट आता है, 18वीं शताब्दी, क्योंकि 1700 से लेकर जो 1800 जो काल है उसको 18वीं शताब्दी कहा जाता है। तो 18वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और इसको कहा था 18वीं शताब्दी की महान पुस्तक। किसने कहा था? कॉलिंगवुड ने। और ये 6 साल में प्रकाशित हुई थी, 1785 से 1791 तक 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, 4 भागों में प्रकाशित। और इसी पुस्तक में हमें उनके जो स्वतंत्रतावादी दर्शन है वो देखने को मिलता है, रोमांटिसिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने तर्क का विरोध किया है, जिसमें इन्होंने भावना को, इमोशंस को, कल्पना को, उनको प्रधानता दी है। तो यही बात है, बस इसी पुस्तक में उन्होंने उन्होंने तर्कवाद, यानी कि जो रीजनिंग होती है, इसी पुस्तक में उन्होंने तर्कवाद के साथ साथ में हम बुद्धिवाद भी लिख सकते हैं। वह बुद्धिवाद, बुद्धिवाद भी तर्कवाद का ही आप मान सकते हो कि पर्यायवाची शब्द है। इस पुस्तक में उन्होंने तर्कवाद व बुद्धिवाद का विरोध विरोध किया है,
तथा भावना, कल्पना, लड़कियों के नाम नहीं है, ठीक है, ये भावना, कल्पना और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, भावना, कल्पना, स्वतंत्रता एवं प्रकृति का समर्थन किया है। ठीक है, बस। तो अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री या येट अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री या वन मोर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, इसका प्रकाशन हुआ था 1774 में। फिर दूसरी पुस्तक है एन आइडिया फॉर द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि जिसको कॉलिंगवुड ने 18वीं शताब्दी की महान पुस्तक बताया। और ये जो पुस्तक है 6 सालों में, यानी कि 1785 से 1791 तक 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक में उन्होंने तर्कवाद व बुद्धिवाद का विरोध किया है तथा भावना, कल्पना, स्वतंत्रता एवं प्रकृति का समर्थन किया है, और इसी को बोलते हैं हम स्वतंत्रतावाद। स्वतंत्रतावाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म, ठीक है, बस। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। हमने पढ़ा स्वतंत्रतावाद होता क्या है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हर्डर स्वतंत्रतावादी थे, इनके प्रमुख जो पॉइंट थे वो क्या क्या थे। फिर हमने पढ़ा जो वोल्क गाइस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा। फिर हमने इन फ जो लंग का कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा। फिर हमने प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धांत देखा, प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धांत देखा। उसके बाद में हमने जो ऐतिहासिक विशिष्टता है हमने वो देखा, ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत देखा हमने। ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत, और उसके बाद में कुछ जो अन्य तथ्य थे हमने वो देखे। और फिर अंत में प्रमुख पुस्तकें देखी, स्वतंत्रतावाद, वोल्कगाइस्ट, इनफुलंग और प्राकृतिक विकासवाद, और हाँ एक और थे ना, जातीय अंग व ऐतिहासिक अंग का कॉन्सेप्ट भी देखा। जातीय अंग व ऐतिहासिक अंग, रेशियल एंड हिस्टोरिकल ऑर्गन्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल ऑर्गन्स व हिस्टोरिकल ऑर्गन्स, जातीय अंग व ऐतिहासिक अंग का कॉन्सेप्ट, ये भी हमने देखा। तो हमने ये सब चीजें देखी। हाइडर में स्वतंत्रतावाद को पढ़ा, वोल्कगेस्ट को पढ़ा, इनफुलंग को पढ़ा, प्राकृतिक विकासवाद का सिद्धांत पढ़ा, फिर जातीय अंग व ऐतिहासिक अंग का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने कुछ अन्य तथ्य थे हमने वो देखे, और फिर हमने प्रमुख पुस्तकें इनकी पढ़ी। तो इसी के साथ में हमारा हार्डर पूर्ण हो जाते हैं। मैंने जो इतना पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अपनी एडमायर नहीं कर रहा भाई, लेकिन इतना आपको अगर मिल जाए किसी भी कोचिंग में, किसी भी चैनल पे, तो आप बोल देना। मैंने अलग अलग साइट से, अलग अलग बुक से जो भी है मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है, फिर इसको अच्छे से समझ के फिर मैंने आपको पढ़ाया। तो आई होप कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। और बाकी मिलते हैं इतिहास की अगली कक्षा में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।